आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मुख्यमंत्री की उसी किताब में जो जिक्र किया है नीतीश कुमार अतरंग मित्रों के साथ, उसी का जिक्र मैं फिर आज कर रहा हूं, क्योंकि उसके जो अच्छे पार्ट हैं, जो अच्छे उसके में लिखी गई बातें हैं, हम चाहते हैं नीतीश कुमार के बारे में जो बातें लिखी गई हैं हम आप तक पहुंचाएं। और उदयकांत मिश्रा से जब हमने सवाल किया था कि उनकी पत्नी के बारे में, मंजू देवी के बारे में बताइए, कुछ लोग कहते थे कि बड़े अच्छे रिश्ते उनके साथ नीतीश कुमार के नहीं थे। जो बातें उन्होंने बताई उदयकांत मिश्रा ने, क्योंकि उदयकांत मिश्रा नीतीश के जीवन में उसी तरीके से शामिल हैं जिस तरीके से दाल में नमक होता है। तो उदयकांत मिश्रा ने बताई कि नीतीश कुमार और मंजू देवी के रिश्तों को समझना माने कोई साधारण बात नहीं है। पति पत्नी होते हुए भी वो इतने अच्छे मित्र थे और बिना कुछ कहे मंजू देवी नीतीश कुमार की भावनाओं को समझ जाती थी और नीतीश कुमार मंजू देवी क्या चाहती हैं ये समझ जाते थे। तमाम बातें हुई जो हम रोज ही आपको एक कड़ी दिखा रहे हैं उसकी। जब हमने पूछा कि आपने किताब में जिक्र किया है कि नीतीश कुमार जिस समय वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, नहीं पहुँचे, शायद देर हो रही थी, तो वहाँ जो लोग थे नीतीश कुमार के, उनसे वो एक शब्द यूज़ किया कि कब आई हैं, मर जैभों तब ही आई हैं क्या, ये शब्द उनकी पत्नी का आपने जिक्र किया है। तो क्या कुछ सच्चाई थी? उदयकांत जी ने खुद ही अपनी जुबानी बताई कि क्या क्या उस समय हुआ था, और जिक्र ये भी किया कि पहली बार उदयकांत मिश्रा ने भी एयर एम्बुलेंस देखा था जिसमें पटना से ले जाया गया था उन्हें दिल्ली और हरियाणा। पहले उदयकांत मिश्रा को सुन लें। उदयकांत जी, थोड़ा सा नीतीश जी के कैरियर के बारे में तो पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या रहते मैंने जब सब पढ़ाई पूरे करने के बाद शादी हुई या कुछ पहले ही शादी हो गई थी, या शादी में क्या? सुनने में ये भी किताब में आपने जिक्र किया है कि पिताजी इनके दहेज ले लिए थे, बहुत सी बातें हैं, 2-2 कार्ड छपे थे गांव वालों के लिए अलग। क्या हुआ था, ये मामला क्या था? जनता संक्षेप में सुन लेना चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। उस ज़माने में 4th ईयर में पढ़ने वाले लड़कों की करीब करीब शादी हो जाती थी। 2-3 इसके एक्सेप्शन थे। बंगालियों में शादी उस समय में नहीं होती थी और कुछ कास्ट परिवार में भी लोग शादी नहीं करते थे। कुछ ऐसे लोग थे कि बहनों के विवाह नहीं हुआ इसलिए नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अधिकांश लोगों का वाग्दत्त माने उनका इंगेजमेंट भी हो जाता था, शादी हो जाती थी। और बड़ी सीधी परंपरा थी कि छोटी उम्र की लड़की घर में आती थी, एडजस्ट कर जाती थी, माँ बाप बच्चों की पढ़ाई देखते रहते थे, पढ़ाई के बाद फिर अपना तो नीतीश जी का विवाह भी ऐसे ही तय हो गया। जब वो 4th ईयर में थे उन्होंने कहा भाई माता पिता जहाँ कहें शादी हो जाए अच्छी है, लेकिन इसमें लड़की वालों ने 20,000 रुपये दहेज देने की बात की और जाके दे आए। नीतीश जी को ये बात मालूम नहीं थी। जब उन्हें पता चला तो वो अपने एक मित्र के साथ अपने घर गए बख्तियारपुर और अपने पिता से खुद तो कुछ नहीं कहा, अपनी माँ के पास गए। उनके मित्र ने उनके पिता से सारी बात कही और उन्होंने कहा कि नीतीश जी की 2 शर्तें हैं, एक तो पैसा तुरंत लौटा दीजिए और दूसरी शर्त ये है कि उस लड़की से भी पूछ लिया जाए, दरियाफ्त कर लें आप कि उसको मुझसे शादी करना मंजूर है, ऐसे वो किसी के गले पल्ले बांध ना दी जाए, उसकी सहमति ज़रूरी है। पुरुष और स्त्री की समानता में वो के पुरुष और स्त्री में समानता हो उनके अधिकारों में, उसमें बड़ा यकीन करते थे। तो उस वक्त कार्ड छप चुके थे, जो पारंपरिक कार्ड होते हैं वो छाप गाँव वालों के लिए, पूरे शहर के लिए, जिसके भी मुनादी जहाँ बांटने थे वो एक भाई वो शादी हो रही है और फलाने तारीख को बारात निकलेगी और ये भोज भात होगा और ये होगा वो होगा। नीतीश ने कहा ये सब कुछ नहीं होगा। उनके एक ससुराल वाले ने बाद में मुझे बताया कि जब उन्होंने कहा कि दहेज नहीं लेंगे तो हम लोगों को डर लगा कि लड़के में कोई ऐब तो नहीं है कि जिस वजह से बगैर दहेज की शादी कर रहा है। ये बहुत मज़ेदार बात थी, लेकिन तब उनके ज़िद के आगे उनके परिवार वाले झुके और फिर से कार्ड छपवाया गया। उसमें कहा गया कि ये बगैर दहेज की शादी है और आपके आशीर्वचनों और फूल माला के अलावा आपको कुछ उपहार लाने की ज़रूरत नहीं। कोर्ट में मैरिज हुआ? कोर्ट में शादी नहीं, शादी तो हुई लाला लाजपत राय हॉल में, लेकिन रजिस्ट्रार आए, जो शादी के रजिस्ट्रार होते हैं, उन्होंने वो आके उन्होंने रजिस्टर करी शादी और कोई पंडित नहीं, कोई मंत्रोच्चारण नहीं, बस एक माला इन्होंने पहनाई, वो माला इन्होंने पहनाई
और उन्होंने उनके सर में सिंदूर डाला, शादी हो गई, 2-4 भाषण हुए उन्होंने। किताब में सबसे मार्मिक क्षण जो आपने जो दर्शाया है, जो कि मंजू जी अस्पताल में भर्ती थी, उनकी सेवा हो रही थी, आपने आगे चल के ये भी बताया है कि नीतीश जी भी वहाँ रह के सेवा उन्होंने, लेकिन एक शब्द भी आपने वहाँ उसमें यूज़ किया है कि उनकी पत्नी ने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि भाई क्यों नहीं आए हैं, मर जइबो तब अइहे का, क्या ये किस्सा क्या था? मर जइबो तब अइबो अइतो, ऐसा किस्सा ये था कि मंजू जी काफ़ी, उनका रिश्ता नीतीश से उस तरह का था जिसको हम सामान्य तौर से समझ नहीं सकते। वो दोनों मित्र थे, पति पत्नी तो थे ही, लेकिन एक दूसरे को अनुनाद की तरह समझने वाले मित्र थे। जब शुरू में नीतीश जी को एक घर मिला, सरकारी घर दिल्ली में, तो अपनी पत्नी को अपने साथ ले गए जब मंत्री बने तब, और पत्नी ने अपनी ताकत से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था दिल्ली में वो डेपुटेशन में। लेकिन बिहार में उसकी बड़ी छिछालेदारी शुरू हुई, तो नीतीश जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के, उसमें मुख्यमंत्री लालू यादव साहब थे, अपनी पत्नी को वापस भेज दिया पुरानी नौकरी में। तो उससे उनकी पत्नी को थोड़ा परेशानी हुई कि मेरा केंद्रीय मंत्री पति, जिसका दोस्त बिहार का मुख्यमंत्री है, सिर्फ एक अपवाद, और वो भी झूठा अपवाद, उसके डर से मुझे त्यागेगा। ये सीताराम की कहानी है क्या? ऐसा उन्होंने उनको मन में लगा होगा। तो नीतीश जी ने, अच्छा, इनके पिताजी का घर बहुत छोटा घर था उस वक्त, एक कमरे में इनको सबको अपने बच्चे के साथ रहना पड़ता था। तब नीतीश जी के एक मित्र थे, हम लोगों के मित्र थे, उनको एक सरकारी घर मिला हुआ था यहाँ पुनाई चक में, F4 मेरे ख्याल से उसका नंबर था। उस घर में नीतीश जी ने उस मित्र का अपना पटना में भी घर था, तो उस सरकारी घर में नीतीश जी ने अपनी पत्नी के साथ वहाँ एक आवास शुरू किया। और उसमें मुझे याद है, देखा मैंने, लालू जी को आते देखा, ये शिवानंद तिवारी को आते देखा, ये विश्वनाथ भाई को आते, कई लोग जो आप उस आज जो बूढ़े नहीं थे, उसे नौजवान रहे, वो सबका रोज़ आना जाना था। तो एक दिन कुछ वहाँ पर कोई देर रात में कुछ नेता लोग आए, नीचे वशिष्ठ भाई खड़े थे जो बड़े नेता थे। उन्होंने कहा नीतीश को कि अभी वशिष्ठ भाई को मत आने दीजिए। तो नीतीश नाराज़ हुए, उन्होंने कहा मेरा घर है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने वशिष्ठ भाई को बुला लिया, उनको शायद ये बात नागवार गुजरी, और उन्होंने कहा आपका घर है, अच्छा। और थोड़े दिनों में उस व्यक्ति का तबादला करा दिया पटना से बाहर, जिसके घर में ये रहते थे, और कहा कि घर तुरंत खाली कर दो। तो उनकी पत्नी थोड़ा थोड़ा सामान लेके, सारा उनकी गृहस्थी बिखर गई बिल्कुल बुरी तरह। नीतीश जी की पत्नी मंजू पूरी गृहस्थी बिखर गई, मैं उसका गवाह हूँ। और फिर वो फिर उसी मायके में, उसी छोटे से घर में चली गई जहाँ काम करती रहती थी वो। तो उनको गृहस्थी बसाने में, पॉलिटिकली गृहस्थी बसाने में उनको भय हो गया मन में, एक मन में अंदर में डर हो गया कि अगर मुझे ऐसे जगह रहना पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा, फिर कब छूट जाएगा। तो लेकिन जब मुख्यमंत्री रह के, जब रेल मंत्री और अन्य मंत्री बनकर नीतीश रहने लगे दिल्ली में, तो उनकी पत्नी बार बार जाती आती थी, काफ़ी लगातार, हर छुट्टियों में उनके साथ गोवा गए, उनके साथ बच्चों को लेकर पहाड़ों में, मतलब जैसे एक सामान्य परिवार में। और उनकी पत्नी को मैंने देखा, वो भी कहीं शायद किताब में लिखा भी होगा, कि वो बच्चों की तरह, चूँकि यहाँ पर अभाव था, तो बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ें बाज़ार में जाके ख़रीदती थी, ये दिलवा दीजिए, ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, और वो सब नीतीश खुले हाथ उधार लेके वो सब खरीद के करते, सब पूरी करते थे उनकी ज़रूरतें। यहाँ पर उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी, ड्राइवर रख दिया, नौकर चाकर जो हो सकते हैं वो कर ही दिए, बच्चों को अच्छी तालीम का इंतज़ाम करा दिया। लेकिन मंजू जी को उसका नाम मैं भूल गया, एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल परेशानी होने लगी, भय होने लगा कि मेरे पास परमानेंट नहीं है कुछ, मेरे पास जो भी है वो बिल्कुल टेम्पररी है। तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बन के यहाँ आए, तो वह अब तो साथ रहेंगे, अब तो मुख्यमंत्री हैं तो बड़ा घर मिला, साथ रहेंगे। अब फिर भाग्य का खेल देखिए कि 2.5-3 महीने तक घर खाली नहीं हुआ, और मंजू जी करीब उन दिनों रोज़ आके देखती थी कितना काम हुआ नहीं था घर का। और जब थक हार के नीतीश ने एक छोटा सा ऐसा तैयार कराया जिसमें आके वो शिफ्ट हो गए, लेकिन परिवार लाके रखने की जगह नहीं थी। तो इसके बाद मंजू जी का दिल फिर उचट गया, साथ रहने के नाम पर घबराहट हुई उनको कि नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते, फिर हटा देगा यहाँ से, फिर क्या करेंगे। तो जब तक मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे तब तक मैं गवाह हूँ, प्रायः हम लोग वो दिन में 4-5 बार तो फ़ोन करते ही थे, लेकिन जाते थे रोज़ एक बार घर अपनी पत्नी के पास,
कंकड़ बाग में, कभी मैं कौशल, कभी नीतीश अकेले, लेकिन नीतीश रोज़ जाते थे और उनके मन में थोड़ा थोड़ा भय होने लगा मंजू जी को कि ये आगे फिर हमको ले जाएगा अपने साथ। ये एक अजब सा भय था, तो उनसे थोड़ा संकोच करती थी, इंतज़ार करती थी कि आएंगे, लेकिन आ गए तो थोड़ा संकोच करती कि हम ना जाइबो, ऐसे उनका कहने का हमेशा होता था, हमको मत ले जाइए, हम नहीं जाएंगे। निजी कहते अच्छा धीरे धीरे चलिए, मैंने उनको जो जो समझा सकते थे वही बात होती थी। उदयकांत सर, इस ये पे एक अंतिम सवाल ये लेंगे कि तमाम किताब में भी जिक्र आपने किया है, रेलवे के कुछ अधिकारियों के बयान का भी आपने जिक्र किया है कि नीतीश जी के रिश्ते आपने सुना ही होगा। मैं बड़ा खुल के कहना नहीं चाहता कि राबड़ी जी ने भी नीतीश पे दोषारोपण लगाया था, महिलाओं के साथ, किसी महिला के साथ संबंध के, और वो क्या ये कुछ मामला भी नीतीश जी ने कभी आपसे कभी जिक्र किया था कि ऐसे इल्ज़ाम उन पे लगे हैं? क्या लगते हैं? देखिए पहले वो कहानी पूरी समझ लें कि जब बीमार हो गई मंजू जी तो मैं और नीतीश जी खुद जाके उनको पहले हॉस्पिटल में भर्ती करा के आए। उस दिन उसने कहा था मंजू जी ने अपने भाई से, हम लोगों से नहीं कहा था कि जब हम मर जाए वो तब है तब, और फिर उनको ले आके एयर एम्बुलेंस पहली बार मैंने समझा साथ लेके हम लोग दिल्ली गए, मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया और दुनिया के डॉक्टरों से मशवरा करके उनका इलाज होता रहा। नहीं बचना था, भगवान की बातें ख़त्म हो गई। महिलाओं के साथ संबंध के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ, और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश जी ने किसी भी महिला, किसी भी परिस्थिति की तरफ कोई दृष्टि उठा के आज तक नहीं देखी। अगर पूरे इतिहास में मैं जानता हूँ, भारत के माने हमारे पौराणिक इतिहास में सिवाय रामचंद्र जी के जो एक पत्नी व्रत उन्होंने पालन किया, उसके बाद मेरी नज़र नीतीश कुमार पर पड़ती है। इस बीच में कोई ऐसा व्यक्ति लांछन कैसे लोग ऐसी लांछन लगा दिए थे? राबड़ी देवी जैसे यार मुझे एक बात बताओ, लांछन लगाने में पैसा लगता है, अगर वो लांछन पक्का होता तो आज तक चलता होता ना। कितने दिन तक वो लांछन चला? हफ्ते भर में ख़त्म हो गई बात। तो किसी बात में सच्चाई हो तभी तो बात होती है ना भाई। इसलिए ये बात जो है ना मुझे दुख देती है, ये जो आपका प्रश्न है इससे मुझे दुख होता है। हमने गांधी जी के बारे में कितनी कहानी आजकल सुनना शुरू की, देखा आपने? जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितनी कहानियाँ सुनते हैं आप? आज देश का कौन सा ऐसा नेता है जो आपके यहाँ काम कर रहा है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसके दाम्पत्य जीवन से इतर संबंधों के बारे में आप नहीं सुनते हैं? नीतीश जी के बारे में कोई सुनी कहानी आपने पिछले 10 वर्षों में? उस एक कथा को छोड़ के उससे पहले या उसके बाद तो आप उसको क्यों उछालना चाहते हैं? जबकि सच है कि वो कहानी 7 दिनों में बंद हो गई। ये राजनीतिक कहीं उस वक्त और कोई, आप देखिए, आपको कीचड़ फेंकना, कोई चीज़ चिपक जाए, आप 10 चीज़ें प्रयोग करते हैं, कभी आर्थिक इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी सामाजिक शोषण का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आप नैतिक चारित्रिक इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई चिपक जाए, वो तो एक खेल है, कोई भी चिपक गया और क्या। तो आपने सुना, ये थे उदयकांत मिश्रा, नीतीश के अतरंग मित्रों में से, कि मतलब इतनी सब जिक्र बातें हुई कि जब मंजू देवी दिल्ली जाती थी और नीतीश कुमार रेल मंत्री वहाँ थे, तो बच्चे के लिए उनके जो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं या और भी परिवार के जो सदस्य हैं, उन नीतीश कुमार को लेके वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी, छोटी छोटी चीज़ें खरीदती थी, बच्चों के खिलौने खरीदती थी और अपने से खरीदती थी। मतलब कि जैसे एक वो घर की मान लीजिए मुखिया थी, तो अपने बेटे के लिए खरीद रही हैं, तो घर में नीतीश जी की बहन हैं, उनके बच्चों के लिए भी खरीद लिया। और नीतीश जी मतलब साथ रहते थे, और शायद नीतीश कुमार को भी ये बातें अच्छी लगती होंगी कि चलिए पत्नी हैं, खरीद रही हैं, परिवार का ध्यान रख रही हैं। तो ऐसे हैं नीतीश कुमार, इनको वास्तव में जानने के लिए उनके बड़े करीब होना जो है ज़रूरी है। कल फिर कुछ उसी किताबों के अंश को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जो नीतीश के मित्र हैं वही बताए हैं नीतीश कुमार के बारे में। कल फिर एक अंश लेके प्रस्तुत होंगे, कैसे नीतीश कुमार को पकड़ने के लिए जो है वो पुलिस ने प्लान बनाया, और क्या निशानी थी नीतीश कुमार की, कैसे नहीं पकड़ में आते थे नीतीश कुमार, पुलिस को चकमा देते थे जिस समय जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था। उस पर कल सुनाएंगे आपको एक किस्सा। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।